आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज फिर इस बात का अदा किया कि उनकी हुकूमत सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के दौरान मुनहदिम करदा मसाजिद और मनादिर को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने की पाबंद अहद है। इस सिलसिले में मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की जानिब से गवर्नर के खुतबे पर हुए इजहार तशक्कुर के मबाहिस के दौरान हुकूमत की तवज्जो दहानी पर चीफ मिनिस्टर ने अपने जवाब में कहा कि सेक्रेटेरिएट की पुरानी इमारत को मुनहदिम करने के दौरान बाज़ इबादत गाहें भी मुनहदिम हो गए, ताहम उनकी हुकूमत उसी मकाम पर हिंदुओं के लिए मनादिर और मुसलमानों के लिए मसाजिद अपने वादे के मुताबिक तामीर करेगी। इस सिलसिले में किसी को भी शक व शुबात करने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ मसाइल का जवाब देते हुए कहा कि अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर के इक़दाम किए जा रहे हैं। उसी तरह अक़लियती अक़ामती स्कूलों की इमारत के किराए की अदायगी भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के गरीब आवाम को हुकूमत की जानिब से मकानात भी तामीर किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फलकनुमा और गोलकुंडा के जूनियर कॉलेज के कामों को भी बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने अजमेर शरीफ में हैदराबाद रूबात के क़याम के सिलसिले में भी जल्द से जल्द इक़दाम करने का तयख़ुन दिया। स्पीकर साहब, एक दो ही बातें। ये 2 महीने के बाद मानसून आने वाला है। मैं हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, खासकर सीएम साहब से, कि पिछले साल जो बारिश की तबाही मची है वो अब के बार वैसे हालात पैदा ना हो, इसीलिए यहाँ हैदराबाद शहर में खुसूसन डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। इलेक्शन कोड बोल के बल्दिया के काम पूरे रुके हुए हैं। जितने नालों के और डिसल्टिंग के काम आए, तालाबों के, ये सबको फौरी शुरू करा दिए तो मैं समझता हूं कि अब की बारिश में कोई तबाही ज़्यादा नहीं आएंगी। नंबर 2, सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद के लिए आप अब तो यहाँ पर तामीर का आगाज कर सकते हैं, कुछ दिन का तायुन फौरी करें तो बेहतर होगा। नंबर 3 और आखिरी बात यह है कि लाइट के बिल लॉकडाउन में बहुत बढ़ गए थे और आप इससे पहले ऐवान में वादा किए थे उसको कुछ कंसीडर करेंगे बोल के, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि रोजाना 700 से 800 घरों के लाइटां कट हो रहे हैं। प्लीज इस सिलसिले में कोई फैसला लीजिए, या रनिंग बिल, हम बाद इलाकों में रनिंग बिल दे ले रहे, लॉकडाउन के बिलों को रोककर रनिंग बिल पेमेंट करा दे रहे हैं बोल के, लेकिन कोई फैसला लिए, कुछ रियायत दे रहे पब्लिक को, तो पब्लिक उसको भी भरने तैयार है। मोहल्लों में काउंटर कायम करके अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले उसूलात करते हैं तो उनको काफी डेली पर उनको पैसे वसूल होंगे। इस सिलसिले में अगर कोई हुकूमत की तरफ से फैसला लिया जाए तो बेहतर होगा। शुक्रिया। अध्यक्ष जनाब कादरी साहब 3 बातें कहे हैं। एक बात तो फैसला हो गया कादरी साहब, सेक्रेटेरिएट के मसाजिद जहां थे वहीं पे फिर बना रहे, इसमें जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में आपने जिक्र किया। यहाँ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैंने उनको नोट करने के लिए कहा, जल्द से जल्द उसका रिव्यू करेंगे, उसमें क्या कुछ किया जा सकता है रियायत के लिए बिल्कुल करने का पूरा कोशिश हम करेंगे। तीसरी बात, आपने हैदराबाद फ्लड्स के बारे में जिक्र किया। ये किसके बदौलत हो रहा है आप जानते, पूरे कब्जा किए गए रेन वाटर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है उसको सुधारने का बल्दिया कोशिश कर रहा है, पूरे कदम उठाएंगे, कुछ राशि भी रखे हैं बजट में भी, पूरा कदम उठा के जो तबाही पहले हुई थी वैसा नहीं होने का काम जरूर करेंगे। इन बातों को हम गौर करेंगे। असेंबली में अपनी तकरीर में चंद्रशेखर राव ने कहा कि सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया गया है। इसके अलावा रियासत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। आज दोपहर में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के कई सलाह मशवरे दिए गए। वो ऐवान में हुकूमत की जानिब से जवाब देने के लिए यहाँ पहुंचे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और हेल्थ सेक्रेटरी ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क के दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में कोरोना के फैलाव पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया और यहाँ कोरोना के मामलात में भी काफ़ी कमी हुई। उन्होंने कहा कि रियासत के चंद स्कूलों में कोरोना के वाक़यात सामने आए हैं, जिसके पेश नज़र आइंदा 3 दिन में स्कूलों को बंद करने या खुला रखने के सिलसिले में ख़तई फैसला किया जाएगा।
इसी तरह यकुमता 8वीं जमात के तुलबा के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में भी हुकूमत बहुत जल्द फैसला लेगी और इस फैसले का ऐवान में ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आइंदा 2-3 दिन में सरकारी मुलाजिमीन की पीआरसी का इसी ऐवान में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलवक्त मुल्क की तमाम रियासतों में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां सरकारी मुलाजिमीन को सबसे ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं। गुज़िश्ता पीआरसी में भी हुकूमत ने मुलाजिमीन को बेहतर पीआरसी दिया था। इस मरतबा भी मुलाजिमीन की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें बेहतर से बेहतर पीआरसी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, जिसकी वजह से पीआरसी पर ऐलान नहीं किया जा सकता। ताहम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म होने के साथ ही ऐवान में ही पीआरसी का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वबा की वजह से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुकूमत को हुआ है, जिनमें रास तौर पर 52,000 करोड़ रुपए की टैक्सों की आमदनी से हुकूमत को महरूम होना पड़ा। इसी तरह बिलवास्ता तौर पर हुकूमत की आमदनी में 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल सरकारी मुलाजिमीन को कम तनख्वाहें अदा की जाती थी, ताहम रियासत की तश्कील के बाद मुलाजिमीन की तनख्वाहों में काफ़ी इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि नए पीआरसी के ऐलान के बाद सारे मुल्क को यह पता चलेगा कि तेलंगाना हुकूमत का रवैया सरकारी मुलाजिमीन के साथ किस तरह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर वक्त मुलाजिमीन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पेद्दापल्ली जिले में गुज़िश्ता माह पेशा एडवोकेट जोड़े के कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कहा कि पार्टी खुतूत से बालातर होकर इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और हम इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। केसीआर ने इस मौके पर एतराफ़ किया कि टीआरएस के चंद कारकुन इस वाक़े में मुलविस हैं, जिन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के अफराद को जेल की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर ने ऐवान को मुतल्ला किया कि इस वाक़े में मुलविस अफराद को सज़ा दी जाएगी और टीआरएस के मकामी मंडल सदर के इस मामले में मुलविस होने की इत्तला के साथ ही उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस किस्म के वाक़यात के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने निशानदही की कि हुकूमत ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेगी जो हालिया अरसे में देखे जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने कत्ल केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुतालिका कलेक्टर को कोई हिदायत जारी नहीं की, क्योंकि पहले ही खातियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में मुलविस मुलजिमीन को जेल की सज़ा होगी और अदालत मुनासिब कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में आज शाम प्रगति भवन में रियासती काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें साल 2021-22 के सालाना बजट को मंजूरी दी गई। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव अगले माशी साल का बजट जुमेरात के रोज़ 11:30 बजे रियासती असम्बली में पेश करेंगे। तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि असम्बली में ज़रई क़वानीन और मुल्क के किसानों की तशवीश पर बहस की जाए। उनके इस मुतालबे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि मुख्तसर मबाहिस किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने पहले ही ज़रई क़वानीन पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया है, जिस पर भट्टी ने याद दहानी करवाई कि ऐवान में माजी में भी मरकज़ के क़वानीन के खिलाफ बहस हुई और क़रारदादें भी मंजूर की गई। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो नए ज़रई क़वानीन की शदीद मुखालिफत करें और पंजाब, केरल जैसी रियासतें जहाँ पर उन क़वानीन के खिलाफ मुतल्लिक़ा असम्बलियों में क़रारदादें मंजूर की गई हैं, उसी तरह तेलंगाना असम्बली में भी क़रारदाद मंजूर की जाए। इसी दौरान अवामी मसाइल को उठाने से रोकने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। बाद अज़ां कांग्रेस के अरकान ने असम्बली ने गन पार्क पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ऐवान को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई मुनासिब तौर पर नहीं चलाई जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला अपोजिशन को किसानों, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलियात पर इजहार ख्याल का मौका फराहम नहीं कर रहे हैं। रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल उठाने पर माइक बंद कर दिया जा रहा है। वज़ीर आला आमिराना तर्ज इख्तियार किए हुए हैं। श्रीधर बाबू एमएलए ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला यकतरफा तौर पर ऐवान को अददी ताकत की बुनियाद पर चला रहे हैं और अवामी मसाइल को सुनने में उनका कोई तहम्मुल नहीं है। ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచనతో ఇప్పటికే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు 12 మందిని
ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక కార్యకలాపాలతో వాళ్ళని ఆ పార్టీలో కలుపుకొని ఈ శాసనసభ పక్ష నాయకుడిగా నన్ను మాట్లాడలేకుండా చేయటం అంటే కేవలం ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షం ఉండకూడదని, ప్రతిపక్షం తరపున ఏ అంశాలు కూడా సభలో మాట్లాడకూడదని, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అంశాలే మేము భజన చేస్తూ సభలో నడవాలని ఆ రకంగా गवर्नर साहिबा का स्पीच के ऊपर धन्यवाद। रेजोल्यूशन के ऊपर हमारा सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुद्दा लोगों के सामने असेंबली की प्लेटफॉर्म में बात करना चाह रहे थे, बात करने के लिए उठे। जब से सरकार की तरफ से सरकार में जो है मंत्री और उन लोगों का विधायक पूरे बुलडोज करते हुए ज़्यादा बात नहीं करना, आपका जिया टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद रुकवाने के लिए कोशिश करें। हम स्पीकर साहब से भी गुजारिश करें, हम एक तरफ एमआईएम पार्टी उन लोगों का फ्रेंडली पार्टी है, जो बाकी बचा हुआ है कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी का जो वॉइस लेना है देना है हम लोगों को अक्सर दीजिए बात करने के लिए बोल के हम स्पीकर साहब से भी अनुरोध करें। फिर भी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री साहब ने और मंत्री लोगों ने हमारे बात आगे न बढ़ता हुए हमारे सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का जी का जो वॉइस बंद करने के लिए कोशिश करें, उसके ऊपर हम वॉकआउट करें। हम यही बात करना चाहते हैं, आप जो 100 लोगों के हिसाब से जा रहे हैं और हम लोग 4, 5, 6 जने के हिसाब से नहीं चलती है ये सेशन, चलती है अपोजिशन पार्टी को सही तरह से मौका देके। हम लोग भी यही चाहते हैं, अपोजिशन जो बात बोलती है सरकार वो बात पॉजिटिव एस्पेक्ट से लेके सरकार अच्छी तरह चलाने के लिए कोशिश करना सरकार की फर्ज बनती है। अभी वो फर्ज बोल के उन लोग जो कर रहे हैं, एक तरफ यूनिलैटरल डिसीजन बुलडोज करके ये सेशन चलाने के लिए कोशिश कर रही है, उसके ऊपर हम पूरी तरह कंडेम करते हुए हम आज वॉकआउट करें। हम उम्मीद करते हैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करते हैं, बाकी का जो दिन चलाना चाहते हैं वो बाकी का दिन में किसी तरह भी हमारे जो वॉइस है लोगों को। तेलंगाना हुकूमत के विप जी बालाराजू ने मुतालबा किया है कि रियासत के अहम पालामुरू प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाए। उन्होंने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस के दौरान असेंबली में कहा कि तेलंगाना तरक्की और फलाही स्कीमात के मामले में मुल्क के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने मिशन भागीरथ स्कीम के लिए एक पाई भी नहीं दी है। इस स्कीम के जरिए रियासत के हर घर को पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। ये स्कीम वज़ीर आला की जानिब से तैयार की गई है जो सेहत आमा को पेश नज़र रखती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद रियासत बिजली के बहरान से निपटने में कामयाब रही। बाज़ अफराद इस मसले पर वज़ीर आला पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं और ऐसे अफराद गवर्नर के खुतबे को सुनने के बाद ही बेदार हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट जिसको वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुकम्मिल किया है उसे कौमी दर्जा नहीं मिला और अब ज़रूरी है कि पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाए। उन्होंने बीजेपी के लीडरों से ख्वाहिश की कि वो मरकज़ के इल्म में इस बात को लाएं। मुख्यमंत्री गारू मा मंत्रिवर्युलु कोप्पुल ईश्वर गारिकी मा दलित बंजारा इतर आदिवासी प्रजाप्रतिनिधुలకు ఆదేశాలు ఇచ్చి మేమందరం కూడా సమగ్రమైన చర్చ జరిపి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష। ఆ చర్చ సారాంశం ఆ కళ ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుందనే ఒక విశ్వాసం మాకుంది అధ్యక్ష। ఈరోజు గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో తాను ఉద్ఘాటించినటువంటి చాలా అంశాలు అధ్యక్ష మాకు ప్రేరణగా ఉన్న నిలబడ్డాయి అధ్యక్ష। గవర్నర్ గారు ఆ స్థాయిలో మాట్లాడతారు అని మాత్రం నేను ఊహించలేదు అధ్యక్ష। కారణం ఏంది అంటే కొత్తగా నూతనంగా గవర్నర్గా ఎన్నికై ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చిండ్రు వారు అన్ని విషయాలపైన ఈవెన్ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకున్నటువంటి ఆలోచనలో వాళ్ళు తెలుగు కూడా నేర్చుకోవాలనే
దానిపైన దృష్టి కేంద్రీకరించినప్పుడు ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి ఈ సంక్షేమ పథకాలు జరుగుతున్నటువంటి ఈ అభివృద్ధి విషయంలో ఎంత పెద్దగా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుందో అని మేమైతే అనుకోలేదు అధ్యక్ష. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి పనితీరును, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలన్నింటినీ కూడా వారు అవగతం చేసుకొని సభాసాక్షిగా అంత గొప్పగా కీర్తించినప్పుడు గుండె మీద చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచన చేయాల్సిన. कांग्रेस पार्टी ने 17 अप्रैल को होने वाले नागार्जुना सागर असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाब के लिए के जाना रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। एआईसीसी की सदर सोनिया गांधी ने जाना रेड्डी के नाम को मंजूरी दे दी। पार्टी के सीनियर लीडर मुकुल वासनिक ने नई दिल्ली से जारी एक रिलीज में ऐलान किया। जाना रेड्डी ने 7 मरतबा इस हलके से कामयाबी हासिल की थी, तहम 2018 के मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में उनको हुक्मरान जमात टीआरएस से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल मंगल को जारी किया। 23 मार्च को इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और पर्चे नामजदगियों के अदखाल का आगाज़ उसी रोज़ से होगा। 30 मार्च को पर्चे नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख होगी और 3 अप्रैल पर्चे नामजदगियों को वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। हुक्मरान जमात टीआरएस एन नरसिम्हा की मौत की वजह से इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब होना ज़रूरी हो गया है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के काफिले पर आज नलगुंडा जिले में सुरवीर तंजीम के कारकुनों ने हमले की कोशिश की। यहां मौसूला इत्तलात के मुताबिक बंडी संजय हुजूरनगर के दौरे के बाद काफिले के साथ हैदराबाद वापस हो रहे थे कि कोडाट के करीब सरवीरोज तंजीम के कारकुनों ने उनके काफिले को रोक दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके जवाब में बीजेपी के कारकुन भी उस तंजीम के कारकुनों के खिलाफ नारे लगाने लगे। काफ़ी देर तक दोनों ग्रुप्स में धक्कम पेल का वाक़या पेश आया, तहम पुलिस ने दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान काफिले में शामिल बीजेपी के जिले सदर भाग्य रेड्डी की कार के शीशे टूट गए। बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ बंडी संजय ने तंजीम के सदर आरएस प्रवीण कुमार पर हिंदुओं के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम आयद किया था और हिंदू देवताओं की तौहीन की भी शिकायत की थी, जिसके खिलाफ तंजीम के कारकुनों ने आज बंडी संजय के खिलाफ मुजाहरा किया। जिले निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम में नाकामी पर इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए तेलंगाना फार्मर्स यूनियन की जानिब से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का पुतला नजर आतिश किया गया और एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता इंतखाबात में रुकने पार्लियामेंट ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो मरकज़ से निजामाबाद के लिए हल्दी बोर्ड मंजूर करवाएंगे और इसमें नाकामी पर ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। इंतखाबात के 2 साल की तकमील के बावजूद अरविंद हल्दी बोर्ड के क़याम में नाकाम रहे। इस मसले पर मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वाज़ेह कर दिया कि निजामाबाद में इस बोर्ड के क़याम की कोई तजवीज़ नहीं है, जिसके बाद किसानों ने अरविंद पर बरहमी का इजहार किया और उनसे मुतालबा किया कि वो फौरी ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, जिसका क़ब्ल उन्होंने वादा किया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना फार्मर्स यूनियन के चीफ सेक्रेटरी टी सागर ने कहा कि तकरीबन 40 एकड़ अराजी पर हल्दी की काश्त होती है और किसानों को उनकी पैदावार पर अकल तरीन इमदादी कीमत ना मिलने पर काफ़ी मुश्किलात और नुकसानात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड कायम करने पर उनको उनकी पैदावार पर अकल तरीन इमदादी कीमत हासिल हो सकती है। इसकी एक उम्मीद थी, तहम मरकज़ ने उस उम्मीद को ख़त्म कर दिया। पंजागुट्टा चौराहे पर अंबेडकर मुजस्समा नस्ब करने के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए
कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने यह इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुजस्समे को मुनज़्ज़म किए हुए 1 साल मुकम्मिल हो चुका है, लेकिन हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत इस बात को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल तक हुकूमत की तरफ से अगर मुजस्समा नहीं लगाया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तुम्हें 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। जो बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वाला है, जो गरीबों के पास मंदिर में जाने को कोई मौका नहीं था, बौड़ी के जाके पानी पीने का मौका नहीं था, चप्पल पहन के चलने का अधिकार भी नहीं था, वैसे टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। एक तरफ असेंबली चल रहा, दूसरे तरफ पार्लियामेंट चल रहा। वैसा आदमी का गए 100 साल 13 अप्रैल को उनका स्टैचू पंजागुट्टा में तोड़ दिए, डस्टबिन में फेंक दिए, बाद में 2 छोटे काम वालों को सस्पेंड करे। अभी तक उसका स्टैचू नहीं है। 1.5 महीना देखने के बाद हम बोले भाई ये तो अम्बेडकर का अवमान नहीं है, ये देश का हर एक आदमी का, इंसान का बेइज्जती है। बोल के मैं 5 लाख लगा के राजमंड्री से लाया, तो वो स्टैचू भी लेके गोशामहल स्टेडियम में रखे। बाबा साहब अम्बेडकर उग्रवादी है या जो देशद्रोही है, क्यों कब तक रखते भाई? अगर 14 तारीख के पहले अगर वो स्टैचू नहीं लिए तो उनका जन्मदिन 14 अप्रैल है। चलो टैंक बंद नहीं है, चलो पंजागुट्टा, उस दिन जो होना उनके, उस दिन अगर मेरी जान भी गई तो परवाह नहीं। जो बाबा साहब अम्बेडकर दिशा दशा बता वाले, गरीबों के हित में काम करे वाले, आज कॉन्स्टिट्यूशन उनके तरफ से चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वाले को जाके गोशामहल स्टेडियम में बंदी कर रखना, ये कब तक चलेगा केसीआर? अब तो भी समझो, अम्बेडकर कोई गरीबों का नहीं, सबका आदमी है अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो असेंबली चलता, पार्लियामेंट चलता। कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वाले को पुलिस स्टेशन में रखते, कब तक रखते? वो स्टैचू अगर नहीं देंगे तो 14 अप्रैल को चलो पंजागुट्टा। हर आदमी से मेरी अपील है, आइए पार्टिसिपेट करिए। अम्बेडकर अपने को दिशा दशा बताए, वैसा आदमी को बेइज्जती करना किसी का अधिकार नहीं है। हमारा अम्बेडकर का अधिकार छीनने वाले को हम भी सबक सिखाएंगे। यही बात हमारे केसीआर को बता रहा हूँ, होम मिनिस्टर को बता रहा हूँ। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद और वरंगल खम्मम नलगुंडा के वोटों की गिनती का आगाज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने हर राउंड में 56,000 वोटों की गिनती का फैसला किया था। हर हलके में बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के मुकाबले के पेश नज़र वोटों की गिनती में ज़ायद वक्त दरकार होगा। ये तवक्को है कि आखिरी गिनती के बाद आखिरी नताइज आने तक कल शाम हो सकती है। महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद हलके में 5,31,268 ग्रेजुएट राय दहिंदे हैं, जिनमें से 3,57,354 ने अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया था। वरंगल खम्मम नलगुंडा के 12 अजला के 5,05,565 राय दहिंदों में से 3,86,320 ने अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया था। दोनों हलकों में रायशुमारी के लिए 1606 अहलकारों की खिदमात से इस्तेफादा किया जा रहा है। महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद हलके के लिए 806 वर्कर्स वोटों की गिनती के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। वरंगल खम्मम नलगुंडा हलके के वोटों की गिनती के लिए 800 अहलकार वोटों की गिनती का काम कर रहे हैं। एक टेबल के लिए 1 सुपरवाइजर, 2 अहलकार, 1 माइक्रो ऑब्जर्वर रखा गया है। Once you go out, it's on the left side. आंध्र प्रदेश काउंसिल के मशरकी और मगरबी गोदावरी टीचर्स हलके से यूटीएफ के उम्मीदवार शेख साहब जी को कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने अपने करीबी हरीफ
गंदुम नारायण राव से 1537 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिन्हें पीआरटीयू की हिमायत हासिल थी। शेख साहब जी को 7,983 वोट मिले, जबकि नारायण राव को 6,446 वोट मिले। आंध्र प्रदेश की असल हुक्मरान जमात, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर व साबिक रियासती वजीर के नारायणा के मकानात की सीआईडी ने तलाशी ली। जांच एजेंसी के अहदेदार जिन्होंने मख्तस अराजियात की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज उनको नोटिस जारी की थी, आज सुबह उनकी नेल्लूर में वाक़ क़यामगाह पहुंचे और तलाशी ली। नारायणा के अरकान खानदान को अलग थलग कर दिया गया और तलाशी के दौरान किसी को भी मकान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नारायणा के दफ्तर की भी तलाशी ली गई। विजयवाड़ा, हैदराबाद और नेल्लूर में सीआईडी की जानिब से यह तलाशी एक साथ ली गई। मंगलगिरी के रुकन असेंबली ए रामाकृष्णा रेड्डी ने इस माह की 24 तारीख को इस खुसूस में शिकायत की थी। रामाकृष्णा रेड्डी का इल्ज़ाम है कि बाज़ किसानों से उनकी अराजियात ज़बरदस्ती तौर पर धोखाधड़ी के जरिए हासिल की गई और उनको मुआवजे की रकम भी नहीं दी गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 12,13,79,192 हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 26,84,317 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,14,38,734 हो गया है, जबकि 1,59,044 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 3,01,779 हो चुकी है और 1,659 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 247 नए केसेस दर्ज हुए और 3 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 2,101 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। करीमनगर जिले में कोरोना वायरस से मुतासिर होकर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के वीनावंका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एएसआई 56 साला जी यादगिरी को शिवरात्रि के बंदोबस्त के लिए वेमुलावाड़ा के मंदिर में तैनात किया गया था। यादगिरी 8 मार्च को वेमुलावाड़ा रवाना हुए थे और 4 दिन ड्यूटी अंजाम देने के बाद 12 मार्च को मकान वापस हुए। उसके बाद उन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई, जिस पर यादगिरी को 13 मार्च के दिन करीमनगर के कॉर्पोरेट दवाखाने में शरीक कर दिया गया, जहां 15 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई। डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के कस्तूरबा स्कूल, जहां तकरीबन 32 तालिबात कोरोना से मुस्बित पाई गई थी, उसे कलेक्टर शरत ने मुआयना किया। उन्होंने इस वबा के ताल्लुक से लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने पूछा कि आया घरों से स्कूलों को वापस हुई तालिबात को अलग थलग रखा गया था। एक और खबर आई है कि बंदलागुड़ा नागोल में माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल में 38 बच्चों को कोरोना से वो मुतासिर हुए हैं। इस सिलसिले में जो मकामी स्कूल के जिम्मेदार हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి। కేవలం వాళ్ళు చెప్పే సింప్టమ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ గారితో కూడా మాట్లాడితే ఓన్లీ ఒళ్ళు నొప్పులు, మైల్డ్గా తక్కువగా ఒళ్ళు నొప్పులు, కొంచెం నీరసం అనిపిస్తుంది కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదని చెప్తున్నారు। ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా తీవ్రంగా ఏం లేదు। అయితే మాకు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ చేసి పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళని సపరేట్గా పెట్టి వాళ్ళకి మనకి साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल की क़यादत में भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में तालाब कट्टे के एक मकान पर धावा करते हुए भारी मिक़दार में मुहलिक हथियार जब्त किए हैं और 2 अफराद मोहम्मद सलमान और जावेद को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने राजस्थान से ये हथियार हैदराबाद स्मगल किए हैं। जब्त शुदा हथियारों में 5 तलवारें और 3 जंबिये शामिल हैं। ఈరోజు భవానీనగర్ తలాబ్కట్ట ప్రాంతంలో కొంతమంది వ్యక్తుల దగ్గర కత్తులు అవి ఉన్నట్టు సమాచారం అందడంతో సౌత్ జోన్ పోలీస్, భవానీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ మరియు టాస్క్ ఫోర్స్ కలిసి సంయుక్తంగా రైడ్ చేయడం జరిగింది। ఈ రైడ్లో 6 పెద్ద కత్తులు అంటే తల్వార్లు, ఒక 3 చాకులు చిన్న కత్తులు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।